Om Shanti. Today is 1st of July 2025 and this is the scientific analysis of divine versions. The title is The Soul's Final Upgrade. आज बाबा मुरली में हमें द फाइनल स्टेज ऑफ सोल प्रोग्रामिंग की बात सिखा रहे हैं। बाबा ने आज एक बेहद साइंटिफिक बात की। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में पूरे ज्ञान का सार आ चुका है, अब चित्रों की भी दरकार नहीं है। So what is the meaning of this point? Let's understand this logically. The first point is mind processing versus visual dependency. Visual aid versus cognitive mastery. अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो जब हम शुरू में पढ़ाई करते हैं तब हमें विजुअल एड यानी चार्ट, पिक्चर, डायग्राम्स की ज़रूरत होती है। साइकोलॉजी कहती है कि बिगिनर्स माइंड इज इक्वल टू विजुअल डिपेंडेंसी, मास्टर्स माइंड इज इक्वल टू एब्स्ट्रैक्ट कॉग्निशन। जैसे बच्चा ABCD सीखता है तो चित्रों की ज़रूरत होती है, लेकिन जब वह भाषा में माहिर हो जाता है तो उसे चित्रों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी तरह बाबा कहते हैं अब तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों के चक्र की पूरी क्लैरिटी बैठ चुकी है। अब चित्रों की डिपेंडेंसी अननेसेसरी है, क्योंकि ज्ञान अब विजुअलाइजेशन से हायर लेवल पर पहुंच चुका है। अब ज्ञान बुद्धि ऑपरेटिंग सिस्टम में परमानेंटली इंस्टॉल हो गया है। ये स्थिति है कॉग्निशन इंडिपेंडेंस की। ओके, सो जब हमें बाहर चित्र दिखाए जाते हैं कि दिस इज परम धाम, दिस इज सूक्ष्म वतन, दिस इज द कॉर्पोरियल वर्ल्ड, उसके बाद ज़रूरी नहीं है ना रोज़ रोज़ वो चित्रों को देख के योग लगाया जाए। हम कभी भी विजुअलाइज कर सकते हैं डायरेक्टली परम धाम को, सतयुग को, कॉर्पोरियल वर्ल्ड को, सूक्ष्म वतन को, है ना। हमारे बुद्धि में उतनी पावर होती है, इसीलिए बाबा कहते हैं अभी चित्रों की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ हमारी बुद्धि में बैठ चुकी है। लेकिन वो बैठेगी भी कैसे? जब हम उन चीज़ों को विजुअलाइज करते होंगे। नहीं होता है विजुअलाइज तो भी ट्राई करते रहो। ये भी एक विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस होती है जिससे भी आत्मा अपग्रेड होती है। ये भी एक तरह का मेडिटेशन ही होता है जब हम चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं। जैसे अपने आप को हेवन में विजुअलाइज करना, अपने आप को परम धाम में विजुअलाइज करना, अपने आप को द्वापर में देवियों की मूर्तियों में विजुअलाइज करना, दैट आई एम अ सोल सिटिंग इन बिटवीन दीज प्योर मूर्तिज ऑफ देवीज एंड देवतास। अपने आप को ब्राह्मण स्वरूप में, कंप्लीट ब्राह्मण फॉर्म में विजुअलाइज करना, अपने आप को एंजेलिक बॉडी में विजुअलाइज करना। आई एम अ सोल सिटिंग इन बिटवीन द एंजेलिक बॉडी। ओके, तो ये विजुअलाइजेशन प्रैक्टिसेस आत्मा को शरीर से डिटैच करती है और इसके लिए हमें स्थूल चित्रों को देखने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी हर चीज़ का कोई स्थूल चित्र बनाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हम कुछ भी कभी भी इमेजिन कर सकते हैं बुद्धि द्वारा, लेकिन हर वो चीज़ चित्रों में नहीं उतारी जा सकती जितनी सुंदर हम इमेजिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो इसीलिए बाबा कहते हैं चित्रों की अभी आवश्यकता नहीं है, खुद की विजुअलाइजेशन प्रैक्टिसेस को इंक्रीज करके उस पावर को बढ़ाओ। सेकेंड पॉइंट इज फाइनल रिमेम्बरेंस, साइंटिफिक मेमोरी रिकॉल, वर्किंग मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। बाबा ने कहा अंत में सिर्फ यही याद रहेगा, हम आत्मा है और अब घर जाना है। ये बात न्यूरो साइंस में परफेक्टली मैच होती है। साइंस कहता है कि डेथ के टाइम पे वर्किंग मेमोरी कोलैप्स हो जाती है, जो डीपली रिपीटेड संस्कार होते हैं वही फाइनल मेमोरी बनती है। ओके, इसीलिए बाबा लगातार कहते हैं कि प्रैक्टिस दिस थॉट, आई एम अ सोल, आई बिलोंग टू बाबा, आई एम गोइंग टू होम। जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में व्यक्ति अपने कोर मेमोरी में लौट जाता है, वैसे ही आत्मा अंत समय में अपने सबसे गहरे संस्कार पर जाएगी। ओके, सो इसके लिए हमें डेली बेसिस पे अपने आप को सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट देखने की ज़रूरत है,
अपने रिलेशंस भगवान से बनाने की ज़रूरत है, वो सुंदर एक्सपीरियंसेस करने की ज़रूरत है। लास्ट में वो एक्सपीरियंसेस हमें याद आएंगे। अगर अंत समय में हमें दुख होगा तो आत्मा दुख की दुनिया में ही जन्म लेगी, और अंत समय में अगर हमें सुख होगा तो आत्मा सुख की दुनिया में जन्म लेगी। ओके, सो हमारी लास्ट स्टेज जैसी होगी, हमारी धरती पे एंट्री टाइम भी वैसी ही होगी। और लास्ट टाइम पे याद क्या आता है? जो हमने लाइफ में ज़्यादा एक्सपीरियंस किया, जो चीज़ हमारी परमानेंट मेमोरी में है। ओके, जैसे किसी ने अगर बहुत सुख दिया होगा तो वो सुख याद रहेगा। यदि किसी ने बहुत दुख दिया होगा और वो दुख हमने बहुत ज़्यादा फील किया होगा तो वो दुख याद रहेगा। ओके, तो बाबा कहते हैं दुख लो नहीं, ये हमारे खुद के हाथ में है, दैट मुझे सुख फील करना है या दुख फील करना, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन माई थॉट्स। ओके, तो इसका साइंटिफिक फॉर्मूला क्या है? रिपीटेशन। उससे क्या होती है? न्यूरल इम्प्रिंटिंग, और उससे फाइनल मेमोरी रिकॉल होता है। इसीलिए बार बार मन मना भव, रिमेंबर मी अलोन की प्रैक्टिस से हमारी फाइनल सोल फ्रिक्वेंसी सेट होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं मन मना भव, मुझ अकेले को याद करो, मन को मेरे में लगाओ। कुछ भी कर्म करते हुए चीज़ें उन्हीं से रिलेटेड होनी चाहिए। खाना बना रहे हैं, क्या पर्पस है? बाबा को भोग लगाना है। कुछ भी कर्म कर रहे हैं, क्या पर्पस है? सेवा हो रही है, क्योंकि बाबा ने कहा है। किसी न किसी तरह से बुद्धि भगवान से कनेक्टेड रहनी चाहिए, उसे कहते हैं मन मना भव। पॉइंट 3, सोल साइकिल इज लाइक अ सॉफ्टवेयर लूप, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लॉजिक कह सकते हैं। बाबा ने कहा हम 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। इसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से समझ सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर में फोर लूप होता है, वैसे ही 84 जन्म ये बार बार लूप चलता है, फिर प्रोग्राम रीसेट होता है। ओके, साइंस में इसे साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है। जैसे सीजन्स रिपीट होते हैं, जैसे प्लानिटरी साइकिल रिपीट होती है, धरती पे हर चीज साइक्लिक है ना। सोल का जन्म मरण भी एक परफेक्ट क्लोज लूप साइकिल है, जिसे बाबा ने नाम दिया है ड्रामा। फिक्स्ड ड्रामा, प्री प्रोग्राम्ड ड्रामा, अनचेंजेबल ड्रामा। But this is the time that we are designing our drama. This is the time we have the power to design our future drama. Okay, because we are on the Sangam Yug. This Yug is like an another dimension where we can design everything for the next upcoming scene and the upcoming drama. How we will play the next part. हमारे आने वाले 84 जन्म कैसे होंगे वो हम अभी ड्रामा में नोट कर सकते हैं। देन इट विल बी अ क्लोज लूप। उसके बाद ड्रामा चेंज नहीं हो सकता, उसके बाद वो लॉक हो जाएगा। ओके, सो ये कभी ना सोचे कि अगर मैंने पहले पुरुषार्थ किया होगा तो हम अभी कर लेंगे, नहीं किया होगा तो नहीं कर पाएंगे। अभी करो, अगले और पिछले का टेंशन नहीं रखो। पहले जो हो चुका है वो ड्रामा था, अभी आई हैव द पावर टू रीडिज़ाइन माई सेल्फ, टू create my part. Abhi I'm going to give my best and design my next cycle loop. And obviously it is going to be amazing. Okay. The next point is pictureless understanding, a deep learning concept. साइंटिफिक बेसिस के अनुसार इसे कहेंगे विजुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। जैसे जब कोई मेडिकल स्टूडेंट शुरुआत करता है तो उसे डायग्राम से एनाटॉमी समझनी पड़ती है, लेकिन एक एक्सपीरियंस डॉक्टर बिना डायग्राम्स के डायग्नोसिस कर लेता है। एक डीप लर्निंग विदाउट विजुअल डिपेंडेंसी है। बाबा यही कह रहे हैं कि अब तुम्हारी बुद्धि इतनी मैच्योर है कि बिना चित्र के भी तुम समझा सकते हो। इसका मतलब है नॉलेज अब सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं है, बल्कि डायरेक्ट रियलाइजेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब ज्ञान बुद्धि के कोर सर्किट में स्टोर्ड है। ओके,
तो पहले अगर हमें किसी को समझाना होता था कि सोल क्या है, तो हम अपने साथ एक प्रदर्शनी लेके चलते थे। ओके, कि आई एम अ सोल, इसके अंदर 3 मेन फैकल्टीज़ होती हैं, माइंड, बॉडी एंड इंटेलेक्ट। ये एक कार के जैसे बॉडी को ऑपरेट करती है। जिसने सोल कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस किया होगा वो बिना किसी चित्र के सामने वाले को समझा सकता है। Okay, that soul is a point of light sitting in between the hypothalamus and pituitary gland. It controls the body like a driver. वो शरीर को चलाती है, पूरे कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करती है, फियर एनर्जी। ओके, and this energy is also recognized by the science. They call it consciousness. और जब हम योग करते हैं तब हम अपने थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज दैट थर्ड आई, राइट। तो ये एक तरीका, अब क्योंकि हमारी बुद्धि में वो ज्ञान बैठ चुका है, हम बिना किसी चित्र के लोगों को विजुअलाइज करवा सकते हैं कि चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं। सामने वाला अपने आप विजुअलाइज करेगा, चित्रों की आवश्यकता ही नहीं है, राइट, उसे समझाने के लिए। लेकिन ज्ञान समझा वही सकता है जिसे खुद समझ में आया हो, जिसने खुद विजुअलाइज किया हो, जिसने खुद प्रैक्टिस किया हो। और अगर हमें सुनाना या समझाना नहीं आता है, मतलब हमने वो चीज़ प्रैक्टिस की ही नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिस टुडे, कि हम सामने वाले को बोलते ही वो चीज़ विजुअलाइज भी करवा पाए जो हम बोल रहे हैं। वो केवल उसे सुने नहीं, लेकिन उसकी बुद्धि में तुरंत वो चित्र क्रिएट होने शुरू हो जाए। उसके लिए हमारे अंदर वो पावर होनी चाहिए कि मैंने उस चीज़ को सच में रियलाइज़ किया है। एक होता है ज्ञान सुन के सुना देना, एक होता है ज्ञान को रियलाइज़ करके सामने वाले को सुनाना। दोनों में बहुत फ़र्क है। आपके सुने हुए सुनाने से सामने वाला आपकी वाहवाही कर सकता है कि वाह, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को प्रैक्टिस किया है और फिर आप सामने वाले को समझा रहे हो, तो आत्मा पे इन्फ्लुएंस होता है और उसके अंदर चेंजेस नज़र आने शुरू होते हैं। वो मोटिवेट होंगे कि मुझे सच में चेंज लेके आना है अपने अंदर, ना कि वो बस वाहवाही करेंगे कि वाह अच्छा है, अच्छा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या डिफरेंस है दोनों में? इसीलिए हमें ज्ञान को धारण करके धारणा करवाने की आवश्यकता है, ना कि सुन के सुनाने की आवश्यकता है। अगर हमें कुछ एक अच्छा स्पीकर बनना है तो पहले सारे ज्ञान को प्रैक्टिस करो। जानो पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी क्या है, यज्ञ में क्या क्या बुक्स लिखी गई हैं, सब पढ़ो, सब विजुअलाइज करो। जो बाबा मुरलियों में योग में विजुअलाइज करने बोलते हैं, एक एक चीज़ को प्रैक्टिस करो। देन यू विल बी एबल टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड अबाउट दैट कॉन्सेप्ट। फाइन, सो देयर इज नो नीड ऑफ पिक्चर्स टू मेक समवन अंडरस्टैंड, बिकॉज हमें अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्टोरिकल टाइम साइकिल एंड द लॉजिकल रीजनिंग। बाबा ने आज एक बहुत क्लियर साइंटिफिक लॉजिक दिया कि अगर ये वर्ल्ड हिस्ट्री लाखों वर्ष पुरानी होती तो पॉपुलेशन आज अनइमेजिनेबल होती। ओके, इवोल्यूशनरी चेंजेस भी दिखाई देते, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये लाखों वर्ष पुरानी है ही नहीं। क्रिश्चियंस कैलेंडर भी सिर्फ 2025 वर्ष पुराना है, फिर भी इतनी डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन है। बाबा ने कहा वर्ल्ड ड्रामा सिर्फ 5000 वर्ष का है। पॉपुलेशन, स्पीसीज एंड हिस्टोरिकल शिफ्ट्स इसे सपोर्ट करते हैं। सिंपल मैथ समझते हैं, अगर लाखों वर्ष का साइकिल होता तो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ से अर्थ पर जगह ही नहीं बचती। एग्जिस्टिंग आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मैक्सिमम 10,000 वर्ष तक के ट्रेस किए गए हैं, उससे आगे के नहीं। Baba's knowledge is scientifically consistent with logical population flow. राइट, जब पिछले कुछ हजार वर्षों में ही पॉपुलेशन इतनी ग्रो हो चुकी है, तो सोचिए अगर लाखों वर्ष से ये धरती चल रही होती तो वाकई धरती पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती। सो दिस इज बेसलेस अगर कोई कहे कि लाखों वर्ष से चल रही है तो।
And point number 6 is scientific values of soul consciousness. बाबा ने कहा, अब हम आत्मा है, मूल वतन जाने वाले हैं. साइंस में से कहा जाता है कि आइडेंटिटी शिफ्ट्स रिवायर्स द ब्रेन. Soul consciousness shifts the brain from beta frequency, body conscious stress mode, to alpha frequency, calm focused mode. Okay, when we say I'm a soul, not this body, the brain waves automatically shift to peace frequency. मेडिकल साइंस में भी यह पाया गया कि रेगुलरली प्रैक्टिसिंग सेल्फ डिटैचमेंट reduces stress, improves immunity, and stabilizes emotions. इसीलिए बाबा's soul conscious is not only a spiritual but medically beneficial. एक थॉट लगता है बस, थोड़ा सा अटेंशन लगता है बस ये सोचने के लिए, आई एम अ लिटिल पॉइंट ऑफ लाइट, a little shining star, more little than a diamond. I am like an atom of a diamond. Beautiful sparkle light. एक चमकती हुई आत्मा, जैसे एक डायमंड का छोटा सा कटा हुआ बिल्कुल मिनी सा पीस वैसी. And controlling this huge body and seeing this whole world with the windows of these eyes. ओके, तो उससे स्ट्रेस मोड कंट्रोल हो जाता है. नाउ लेट्स प्रैक्टिस and rewire our brain. Just close your eyes. I am a point of divine energy. I belong to Supreme God. And I am going home. Feel the peace of Param Dham. This is my beautiful home. It's my own place. Om Shanti. So this repetition creates neural reinforcement. It strengthens the neural pathway of soul consciousness. It weakens the stress-related body conscious circuits. And this is Baba's yogic neuroplasticity formula. Time management is the 8th point. Scientific productivity. बाबा ने कहा टाइम वेस्ट न करो. साइंस में इसका मतलब क्या है? टाइम वेस्टिंग इंक्रीजेस कॉग्निटिव फटीग. Efficient time use enhances neuro efficiency. What is the simple formula? More seva, more dopamine, more inner satisfaction. जब भी आप फ्री हो then do your seva. उससे क्या होगा? डोपामाइन रिलीज होगा, उससे इनर सेटिस्फैक्शन आएगा, उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, उससे आप खुश रहोगे. टाइम वेस्ट लीड्स टू मेंटल क्लटर. बाबा कहते हैं बी महादानी, बिजी इन गिविंग नॉलेज. इट कीप्स द माइंड प्रोडक्टिव, क्लियर एंड कनेक्टेड. अगर आपको किसी को सुनाना है तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा, तो समझने के लिए बिजी रहो. अगर सामने वाले डायरेक्टली ज्ञान को ऐसे नहीं समझना चाहते, उन्हें उनकी तरह समझाने के लिए उस चीज़ को रिसर्च करो. जैसे अभी हम मुरली को साइंटिफिकली एनालाइज कर रहे हैं, रादर इसकी ज़रूरत नहीं होती. हमें ज्ञान समझ आ रहा है, आई एम एबल टू फील इट. ओके, बट सबको ये चीज़ समझ नहीं आएगी.
है ना? इसीलिए फिर हमें उसको साइंटिफिकली समझाना पड़ता है। ऐसे ही अगर हम ज्ञान को प्रैक्टिस करेंगे, हम किसी को भी ज्ञान समझा सकते हैं। ओके? उसके लिए बस हमें उस चीज़ को रिसर्च करने की ज़रूरत है। उसे अंदर से समझने की ज़रूरत है, उसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो उससे क्या रहेगा, माइंड प्रोडक्टिव रहेगा, क्लियर रहेगा, कनेक्टेड रहेगा और सेवा होती रहेगी। ज़रूरी नहीं है वर्ड्स से ही सेवा हो, वाइब्रेशंस फैला के भी सेवा हो सकती है, थॉट्स भेज के भी सेवा हो सकती है। ज्ञान मुख से नहीं सुना सकते हो, उसको इमर्ज करके उसको थॉट्स तो भेज ही सकते हैं। जिस भी आत्मा को हम ज्ञान सुनाना चाहते हैं, वो थॉट्स वो आत्मा कैच करेगी, क्योंकि थॉट्स कभी वेस्ट नहीं होते, वो फ्लो करते हैं पूरे यूनिवर्स में। आपने सोचा और वो फ्लो हो गया, ओके, उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट क्रिएट होगा ही। जिसके बारे में क्रिएट किया तो उस तक भी पहुंचेगा ही। तो क्यों नहीं उनको कुछ अच्छे विचार भेजे जाए, वो सब कॉन्शियसली कैच करते हैं। ऐसे ही दुआएं काम करती है। जब हमें बहुत सारे लोग अच्छी दुआएं भेजते हैं, वो सब कॉन्शियसली हमें कॉन्फिडेंट बनाती है, हमें खुश बनाती है। हमें नहीं पता कि हमें कोई दुआ दे रहा है, लेकिन बस एक खुशी की फीलिंग आती है, हमेशा एक कॉन्फिडेंस रहता है अंदर कि यस, आई एम अ गुड वन, आई एम अ गुड सोल। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। Ninth point is Baba's University, the scientific philanthropy. बाबा ने कहा रूहानी यूनिवर्सिटी खोलो, इससे बहुतों का कल्याण होगा। साइंस कहता है सोशल कंट्रीब्यूशन क्रिएट्स ऑक्सीटोसिन बूस्ट, जो हमें इनर सेटिस्फेक्शन देता है। बाबा यहाँ सेवा करने की बात कर रहे हैं। अगर हमारी कैपेसिटी है तो हमें सेंटर खोलना चाहिए। ओके, हमें सुनाना आता है तो हमें सुनाना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे कुछ आत्माओं को बिठाना चाहिए जो ज्ञान सुना सके। ओके, बाबा स्पिरिचुअल philanthropy इज इक्वल टू लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस प्लस कार्मिक इन्वेस्टमेंट। ओके, उससे क्या क्रिएट होती है? बाबा की philanthropy से लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस क्रिएट होती है और अच्छे कर्मों की इन्वेस्टमेंट होती है, जो हमें आने वाले 84 बर्थ्स तक सेफ रखेंगे। सी, जब हम ये कहते हैं कि मैं अपने धन का दान करता हूँ यज्ञ में या भगवान को देता हूँ, भगवान को देने का तरीका कुछ भी हो सकता है। हम मंदिरों में जाके देते हैं, यज्ञ में दान करते हैं, या किसी को भी देते हैं जो हमने भगवान के नाम पे दान किया। क्या भगवान उस दान को रखता है और वो उनको यूज करता है? नहीं, इट इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट। आपके उस दान का एज इट इज इवन इंटरेस्ट के साथ रिटर्न आ जाता है, क्योंकि धन तो भगवान के किसी काम का नहीं है ना। वो इसी दुनिया में रहता है, इसी दुनिया में आपने किसी को दिया, बस नाम हो जाता है कि वो भगवान को दिया, तो भगवान उसका भाड़ा दे देते हैं इंटरेस्ट लगा करके कि ठीक है, अगर तुम मेरे नाम पे दान कर रहे हो तो जो तुम्हारा इंटरेस्ट बनता है उतना मैं लगा के उसको दूंगा वापस। वो तो रख नहीं लेते धन को, है ना। ऐसे ही जब हम यज्ञ में दान करते हैं तो उसका हमें एज इट इज रिटर्न मिल जाता है, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है अगर हम यज्ञ में दान करते हैं तो। ओके, सो इट इज़ लाइक एन इन्वेस्टमेंट जिसका हमें रिटर्न एज इट इज आ जाएगा। तो यदि हम धन का दान करते हैं और उसको लेकर के ऐसे अहंकार आता है कि हम धन का दान दिया, वो हमें एज इट इज वापस मिलने वाला है, उसे ऐसे नहीं कह सकते कि हमने दान किया। भगवान भूखे होते हैं भावनाओं के। ओके, अगर हमने भावनाएं उनके प्रति लगाई है, दैट इज अ ह्यूज थिंग। लगाया हुआ धन एज इट इज हमें वापस मिलने वाला है। इट इज़ जस्ट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ जस्ट एक लोकर में हमने रख दिया उस धन को, जिसका हमें रिटर्न होकर के आगे मिल जाएगा।
सो ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर हमें अपनी सारी चीज़ें अगले जन्म में भी चाहिए तो उन्हें भगवान को सबमिट कर दो। ओके, लेकिन भगवान भूखे होते हैं भावनाओं के, फीलिंग्स के। उन्हें भावनाएं ज़्यादा चाहिए होती हैं। धन लगाने से धन वापस मिल जाता है। आज यदि हम एक सेंटर खोलते हैं, उस सेंटर में जो भी सेवाएं होंगी उसके हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी। उसमें आने वाली आत्माएं जिनका भी कल्याण होगा, उन्हें जो भी वर्षा मिलेगा उसमें से हमें कुछ परसेंटेज मिलेगा। सो दिस इज़ लाइक एन इन्वेस्टमेंट। ओके, बट अगर पर्सनली भगवान के लिए कुछ करना है तो इन्वेस्ट योर फीलिंग्स ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स एक अलग चीज़ है और एक होती है इमोशनल इन्वेस्टमेंट। ओके, सो ये एक डिवाइन ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रैक्टिकल लाइफ में। ओके, सो इफ वी हैव द कैपेसिटी वी कैन डू दिस, और अलॉन्ग विद आवर फीलिंग्स ऑल्सो। उस हिसाब से प्रेम भी होना चाहिए उनसे। द फाइनल कंक्लूजन, द कंप्लीट सोल अपग्रेड। बाबा ने आज समझाया कि नॉलेज की पीक है एब्स्ट्रैक्ट सोल रियलाइजेशन, केवल आत्माभिमानी स्थिति को अनुभव करना। फाइनल रिमेम्बरेंसेस, आई एम गोइंग होम। विजुअल्स नाउ ओनली फॉर बिगिनर्स, नॉट फॉर फाइनल स्टेज योगीज, बिकॉज उनकी खुद की विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छी होती है। सोल्स फाइनली अपग्रेड, मिनिमल पिक्चर्स, मैक्सिमम क्लैरिटी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये है बाबा का सोल प्रोग्रामिंग, एक फाइनल स्टेप जिसमें डीप मेमोरी इम्प्रिंट होते हैं, कॉन्स्टेंट अवेयरनेस रहती है, क्लियर कर्मा पोर्टफोलियो। यही है द पाथ ऑफ कर्मातीत स्टेज। बाबा का आज का साइंस बेस्ड संदेश है कि बी द मास्टर रीप्रोग्रामर ऑफ योर सोल, योर ओन सोल, देन द वर्ल्ड विल चेंज। सो नॉलेज अब विजुअल डिपेंडेंसी से ऊपर उठ चुकी है। ये एक डीप लर्निंग स्टेज है। फाइनल स्मृति इज repetition based memory recall, neural imprint theory. Soul cycle is software loop, pre-programmed drama. Time waste is cognitive load, time management. That is also equal to inner satisfaction. Philanthropy is oxytocin boost, is equal to sustainable happiness. Okay, Om Shanti. So ये मुरली एक लाइव प्रोग्रामिंग है, लाइव मैनुअल है। Do share this to someone who need this. Okay? Om Shanti.